मैं कुमार विवेक, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिखासी डिफेंस अकेडमी गोला में। जो बच्चे हमारे आर्मी में पास हुए थे या जो पेट में बैठने जा रहे हैं, जो आर्मी में पास हुए हैं रेस में और उनको रिटेन में बैठना है, उनके लिए एक टॉपिक लेकर के है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो थोड़ा वो ध्यान दें उस पर। हो सकता है जीएस का कोई भरोसा तो नहीं होता, लेकिन टॉपिक जब पूरा पढ़ेंगे हो सकता है एक क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाए। अगर एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है तो एक नंबर पक्का हो सकता है, और एक नंबर अगर पक्का हो गया तो हो सकता है एक नंबर से अपना सिलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि लोग पॉइंटों में तो बाहर हो जाते हैं। तो आइए आपको समझाते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उनकी प्रमुख घटनाएं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला हम बात करेंगे, स्थापना इसकी कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, जो इसकी स्थापना हुई वो 28 दिसंबर 1885 में हुई। इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं एओ ह्यूम। ठीक, ये निवासी कहाँ के थे, तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, इतना भी आप समझ के चलिए, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये ह्यूम कहाँ के निवासी थे, तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्थापना कहाँ पर हुई थी इसकी, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद पूछा जाएगा कि उस टाइम पे वायसराय कौन था, तो उस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। फिर उसका पूछा जाएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसका नामकरण किसने किया था, तो नामकरण किया था दादाभाई नौरोजी ने। उसके बाद पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम है ना भारतीय राष्ट्रीय संघ। उसके बाद में इसका नाम डाला गया, दादाभाई नौरोजी ने डाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हम आपको बताते हैं होम रूल आंदोलन। पहला होम रूल आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1916 में। ये जो आंदोलन हुआ था ये किससे प्रभावित होकर के हुआ था। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो होम रूल आंदोलन हुआ वो किससे प्रभावित होकर हुआ, तो आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित होकर के ही होम रूल आंदोलन हुआ था। ठीक, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी बेलगांव पुणे से, और एनी बेसेंट ने शुरुआत की थी मद्रास से। ठीक, तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत दो लोगों ने की थी, पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा एनी बेसेंट। इतना आ गया। इसके बाद आ जाता है रोलेट एक्ट। हम आपको फैक्ट बताते चलते हैं जो पूछा जाता है, दुनियादारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब आया, तो रोलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919। ये एक काला कानून था। काला कानून का मतलब इसमें संदेह पर गिरफ्तारी हो जाती थी। जैसे अगर हमको किसी पे संदेह हो गया कि इसने जुर्म किया है तो हम सबूत नहीं मांगते थे, ना कोई वकील, ना कोई गवाह, ना कुछ भी, ना दलील। ये बिना दलील, बिना वकील, बिना उसके वकालत, मतलब किसी भी सबूत के बिना इसमें गिरफ्तारी हो जाती थी। इसीलिए इसको बोला गया था कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन, ध्यान रखना, 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था इसी कानून के अंतर्गत, इसी कानून के अनुसार। ठीक, उसके बाद हमारा आया था जलियांवाला बाग कांड हुआ। इसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ, ये कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ, रोलेट एक्ट के विरोध में। ये जो कानून रोलेट एक्ट वाला आया था, इसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग कांड में एक सभा बुलाई गई थी। उस सभा में काफ़ी लोग मौजूद हुए थे, और वो सभा इसीलिए थी कि इसका विरोध करना था रोलेट एक्ट का। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जब रोलेट एक्ट का विरोध किया गया तो वहाँ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को बढ़िया से समझते चलिएगा कि जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, रोलेट एक्ट के विरोध में सभा बुलाई गई थी। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर खिलाफत आंदोलन पे। खिलाफत आंदोलन जो चालू हुआ था वो हुआ था 1919 को। खिलाफत आंदोलन 1919 को याद करना। खिलाफत आंदोलन 1919 तुर्की में खलीफा के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। ये जो आंदोलन था तुर्की में खलीफा के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। समझते चलना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, शौकत अली और मोहम्मद अली। दो पॉइंट आपने याद रखना कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो शौकत अली और मोहम्मद अली। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब आया, 1920 में। ये 1 अगस्त 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में आया था। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में आया था, तो 1 अप्रैल 1920 गांधी जी के नेतृत्व में आया था। इसके बाद हुआ था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड क्या था कि गोरखपुर के थाने में गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी थी, तो वहाँ पर कम से कम 23 पुलिस वाले कर्मी जल करके मर गए थे। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। क्या हुआ था, गोरखपुर के थाने में
आग लगा दी गई थी, 23 पुलिसकर्मी जलकर खत्म हो गए थे। ठीक, आपसे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन कहीं से भी वो घुमा कर पूछे, इसी से पूछेगा, बाकी बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ में स्टार्ट हो गया था। दांडी मार्च के साथ स्टार्ट हो गया था। तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ स्टार्ट हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखिएगा। 31 जनवरी 1930 को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ क्यों था, तो इसमें कुछ मांगे हुई थी, इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन तुम्हारा 31 जनवरी 1930 को शुरू हुआ। गांधी जी ने मांग रखी, क्या थी? 11 सूत्री मांग थी। कौन था उसमें वैसा? लॉर्ड इरविन था, और उसको आविष्कार किसने किया? लॉर्ड इरविन ने उसको आविष्कार कर दिया। इसका आविष्कार करने का परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ठीक, इसके बाद में वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। ठीक, तो गोलमेज सम्मेलन जब हुआ, पहली बात आपको ये याद रखना कि तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। ठीक, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए 1930, 1931, 1932। ठीक, ये तीन गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 याद रखना। तीनों में भाग लिया किसने लिया? ऐसा कौन सा वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो थे भीमराव अम्बेडकर हमारे। ठीक, इसके बाद इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इस समय प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अब आप समझिए कि पहला जो था तुम्हारा गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। याद रखना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। स्थान क्या था? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। वायसराय से कौन थे? लॉर्ड इरविन। वायसराय से अगर पूछेगा कि इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। भाग किसने नहीं लिया था? तो कांग्रेस प्लस गांधी जी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और ये लोग नाराज थे इनके करतूतों से, इसीलिए उन्होंने कहा था हम भाग नहीं लेंगे, और गांधी जी ने और अम्बेडकर जी ने इसमें, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसमें किसने भाग लिया? तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली और दलित वर्ग के नेता अम्बेडकर ने भाग लिया था। फिर से ध्यान रखिए, मुस्लिम लीग के नेता पहले गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली भाग लिया इन्होंने। दलित वर्ग से किसने लिया? दलित वर्ग से हमारी तरफ से अम्बेडकर ने भाग लिया था। इसके बाद आता है गांधी इरविन समझौता। जब पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो उससे कुछ भावनाएं की आहत हुई होगी, तो उन लोगों ने, इरविन ने गांधी जी को समझौते के लिए समझौता करने गए, तो इसी को बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। तो गांधी जी प्लस वायसराय लॉर्ड इरविन का जो समझौता हुआ उसको बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। लॉर्ड इरविन ने शर्तें रखी थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करो, और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में आए ब्रिटिश सामान का बहिष्कार जो आप लोग कर रहे हो वो ना करो। एक शर्तें रखी थी इरविन ने। उसके बाद हमारे गांधी जी ने जो शर्तें रखी थी उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसमें आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में ऐसा करेगा, वो एक क्वेश्चन डाल देगा तुम्हारा शर्त का, एक शर्त रख देगा, बाकी दिन कौन सी नहीं है तो, या कौन सी शर्त इसमें है, या 4 शर्तें रखकर, 3 शर्तें रख करके एक शर्त नहीं रखेगा, लिख देगा कौन सी नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको ये भी पढ़ना है। गांधी जी ने 11 सूत्री जो शर्तें रखी थी, तो गांधी जी की 11 सूत्री शर्तें ये थी। पहला तो उनका था कि शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। ध्यान रखना, शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। दूसरी थी विनिमय पर दर घटाकर, ठीक, और 4 पैसे अधिक कर दिया जाए। विनिमय दर घटा करके 4 पैसे सीलिंग बढ़ा दी जाए। उसके बाद था कि भूमि लगान जो है उसको आधा किया जाए। भूमि लगान आधा किया जाए। नमक पर जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स कम किया जाए। सेना में जो व्यय हो रहा है उस पर 50% की कमी की जाए। ये गांधी जी की शर्तें थी, ध्यान समझना। सरकारी नौकरी वालों का वेतन, जो सरकारी नौकरी है इनका कम से कम रखा जाए। ठीक, सरकारी नौकरी में वेतन आधा कर दिया जाए। जो उस टाइम पे गांधी जी ने कहा था करने के लिए, वो इस टाइम पे हमारे यहाँ बीजेपी सरकार कर रही है। हालांकि हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि क्या इस टाइम हो रहा है और क्या गांधी जी ने सोचा था। तो इसको अन्यथा ना ले, वो राजनीतिक टिप्पणी हो जाएगी, हमको उससे मतलब नहीं है। विदेशी वस्त्रों पर जो आयात था उस पर मतलब रोक लगे, जो विदेशी वस्त्र आते थे उस पर रोक लगे। समुद्र तट के जो अपने जहाज खड़े होते थे उस पर अधिकार खाली भारतीय लोगों का हो और किसी का ना हो। राजनीतिक जो बंदी थे उनको छोड़ा जाए, उनको बंदी ना बनाया जाए। गुप्तचर विभाग को हटा करके उसको क्या नाम ओपन रखा जाए, उसमें गुप्तचर विभाग को तो हटा ही दिया जाए। ये वहाँ पे बोला गया था कि गुप्तचर विभाग को हटा करके उसको स्वतंत्र कर दिया जाए और जनता का उस पर अधिपत्य रहे। उसके बाद आता है
सॉरी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए मतलब ये दिया जाए, आदेश दिया जाए कि हम अपनी आत्मरक्षा के हथियार उठा सकें, ये आदेश दिया जाए। ये क्या थी, गांधी जी की शर्तें थी। आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया होगा, नहीं समझा है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर करके हम आपको बता देंगे। आगे जाइए, हम समझा देते हैं आपको। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जब इतनी शर्तें हो गई, इनके भी समझौता हो गया था, तब दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 में। स्थान सेंट पॉल पैलेस लंदन में। वायसराय लॉर्ड लिथगो थे। इस समय दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वायसराय लॉर्ड लिथगो थे, ध्यान रखना। इसमें सम्मिलित सदस्य मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना थे, दलित वर्ग से बाबा साहब अम्बेडकर थे, कांग्रेस से महात्मा गांधी और फ्रैंक मोडिस अदनक की गाथा इन्होंने। जब ये वहाँ पर गए थे, महात्मा गांधी जब लंदन गए तो ये विशेष राजपुताना SS राजपुताना जहाज से गए थे और वहाँ पर फ्रैंक मोडिस ने इनको अर्धनंगा फकीर कहा था। ध्यान रखना, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा था, तो फ्रैंक मोडिस ने कहा था। ठीक, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें तुम्हारा क्या नाम, इनका गांधी जी पहुंच गए थे। यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी पहुंच तो गए लेकिन इनको फिर से अंगूठा दिखा दिया गया। इसीलिए जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, तो यहाँ पर कांग्रेस बहिष्कार के कारण सम्मेलन में नहीं गए। ठीक, कांग्रेस बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया था तीसरा, क्योंकि कांग्रेस ने इसमें बहुत कुछ मतलब बहुत चीज़ें बहिष्कार कर दी थी, बहुत चीज़ों को बहिष्कार किया था। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। उसके बाद होता है पूना समझौता। ध्यान रखना, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को एर्बदा जेल में हुआ था। एर्बदा जेल कहाँ है, तो पुणे में है, याद रखना आप लोग। इसमें गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ। गांधी जी अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ। समझौता क्या हुआ, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया। ध्यान रखना, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ाया गया और प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग की सीटों को 71 से 148 बढ़ा दिया गया था। ठीक, फिर आती है पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को की गई। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को की गई लाहौर अधिवेशन के समय मुस्लिम लीग ने। ठीक, लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने की। उसके बाद माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन योजना में वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन एक वायसराय थे। उसके 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बनी। इसने क्या किया, ये भारत विभाजन की योजना थी। भारत विभाजन की योजना किसने बनाई, तो माउंटबेटन ने बनाई, 3 जून 1947 को बनाई। ठीक, उसके बाद 15 अगस्त 47 को हमारा भारत और 14 अगस्त 1947 को पापीपाक। ठीक, उसके बाद आता है भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो 1951 विनोबा भावे ने किया था। और सबसे पहले भूमि इसमें किसने दी थी, तो सबसे पहले भूमि रामचंद्र रेड्डी ने दी थी। हमने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया है। थोड़ा कुछ आवश्यकता आप लोगों को समझ में ना आया हो, अगर नहीं आया तो आपको कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन चैनल से जुड़े रहिएगा और शिवकाशी डिफेंस अकेडमी गोला आपको बराबर से रिटर्न भी अब देता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।